बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। इस वीडियो में बात करेंगे दो इंतहाई अहम ख़बरों के हवाले से। एक ख़बर रिलेटेड है इसराइल, सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात के दरमियान, उनके मुतल्लिक़ है ख़बर। और ये ख़बर ऐसी है जिससे बाकायदा नेतन्याहू जो कि इसराइली वज़ीर-ए-आज़म हैं वो खुशी से झूम उठे हैं। उन्होंने अपने ट्विटर के ऊपर जाकर क्या मैसेज दिए हैं और ये सऊदी अरब का ऐलान क्या है, इसके हवाले से बात करेंगे। और साथ ही बात करेंगे भारत और चीन के दरमियान बढ़ता तनाव और इसका दायरा किस तरीके से अब फैल रहा है और भारत की मुश्किलात में किस तरीके से इजाफा हो रहा है। क्या रिसेंट डेवलपमेंट है अरुणाचल प्रदेश के हवाले से, और ख़ास तौर पर उसका जो ज़िला चाइना के साथ बॉर्डर करता है, तिब्बत ऑटोनमस रीजन के साथ बॉर्डर करता है, वो जो सरहदी इलाका है, सरहदी ज़िला है अंजो, वहाँ पर क्या हो रहा है इस वक्त, इन दो ख़बरों के हवाले से बात करेंगे। लेकिन इस खबर के ऊपर, इन दोनों ख़बरों पे बात करने से पहले मैं आपको ये किताब दिखाना चाहता हूँ। ये किताब जो है वो हो सकता है कि आपके भी जो है वो शौक़ बढ़ा दे। लाल हवेली से अक़वाम मुत्तहिदा तक, फ़र्ज़ंदे पाकिस्तान शेख रशीद अहमद की सियासत के 50 साल। अदील वड़ाइच साहब हमारे दोस्त हैं, दुनिया टीवी में स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट हैं, इस्लामाबाद में दफ्तर ख़ारजा कवर करते हैं। मेरे साथ भी आपने उनको कुछ वीडियोस में देखा होगा। वो जो किताब है ये पब्लिश की है दुनिया पब्लिशर्स ने, और अदील वड़ाइच साहब का दावा यह है कि उन्होंने अपनी जेब से पैसे लगाकर ये किताब मेरे लिए ख़रीद कर मुझे तोहफ़ा की है। किताब जो है वो अभी तक मार्केट में नहीं आई। किताब जो है वो 6 सितंबर को लाहौर में लॉन्च होने जा रही है। इस किताब में, क्योंकि शेख रशीद साहब एक ऐसे सियासतदान हैं पाकिस्तान की सियासी जो है वो एरिना में, कि जिनके साथ ज़ाहिर बहुत सारे लोग इख्तलाफ भी रखते हैं, बहुत सारे लोग जो हैं उनके तर्ज़ सियासत जो है उससे इत्तफ़ाक़ नहीं करते। लेकिन ये बात दुरुस्त है कि शेख रशीद जो हैं वो बाकायदा एक तरीके से मीडिया में एक अपने जानदार ज़ोरदार बयानात की वजह से हमेशा मौजूद रहते हैं। उनकी जो शख्सियत है, उनका जो सियासी किरदार है वो इंतहाई मुनफरिद है, अनोखा है, निराला है। और ये 50 साल की जो पाकिस्तान की सियासी जो हिस्ट्री है, तारीख़ है, उसके ऊपर शेख रशीद ने अपने अदसे से कि किस तरीके से ये तमाम वाक़यात पेश है, और ख़ास तौर पर जिनका वो बराह रास्त जिन मामलात का हिस्सा थे, तकरीबन तमाम ही बड़े इवेंट्स जो हैं वो उनका हिस्सा वन वे और दी अदर रहे हैं, उनके ऊपर उन्होंने बात की है। उनकी जो लाइफ हिस्ट्री है वो भी शामिल है, उनकी ख़ुदकुशी करने का एक नाकाम कोशिश, उसका तज़किरा भी है। 12 इसके चैप्टर्स हैं। किताब अभी मैंने पढ़ना शुरू की है, दिलचस्प लग रही है। कोशिश करूँगा कि कल अदील वड़ाइच साहब के साथ इस किताब के हवाले से और इस किताब में किस किस किस्म के जो हैं वो इंकशाफात किए गए हैं, कुछ कंट्रोवर्सीज़ भी हैं, उनके हवाले से बात करूँगा। और साथ ही अपनी जो वीलॉग में अपनी चैनल के ऊपर मैं इसके हवाले से जो इसकी मुकम्मल मुताला करने के बाद आपके साथ इसके ऊपर बात करूंगा। अब आ जाते हैं कि हुआ क्या है। पहले बात कर लेते हैं भारत और चीन के हवाले से। मैं तफसील बयान कर चुका हूँ, उस तफसील में नहीं जाऊँगा। वीडियो जो है वो मैं एक पिन कर दूँगा, पिन नहीं करूँगा बल्कि एंड स्क्रीन के ऊपर लगा दूँगा, जब वीडियो का इख्तिताम होगा वहाँ पर मौजूद होगी, जिसमें जो रीसेंट तनाव आया है एकदम भारत और चीन के दरमियान, उसकी वजूहात, पूरा बैकग्राउंड और वाक़यात क्या हुए हैं वो मैं आप उस पर जाकर देख सकते हैं। अभी मैं आपको बड़ा क्विकली बता देता हूँ कि इस वक्त जो है सैटरडे नाइट और संडे नाइट, यानी कि 29 और 30 अगस्त की जो दरमियानी शब है, उसके हवाले से भारत ने यह क्लेम किया था कि चीन ने पेंगोंग लेक का जो जनूबी किनारा है, साउथ बैंक है, वहाँ पर डिस्प्यूटेड एरिया में स्टेटस को यकतरफ़ा तौर पर तब्दील करने की कोशिश की। उनके फ़ौजी वहाँ पर घुसे, जिसको भारत ने नाकाम बनाया। जबकि चीन ने उसके हवाले से इल्ज़ाम लगाया है कि 30 और 31 अगस्त की दरमियानी शब जो है वो वाक़या पेश आया और भारत ने ये सब कुछ किया है, जिसका इल्ज़ाम भारत चीन पर लगा रहा है। इस सारे मामले के बाद जो है वो एक बात थी कि इसको जिस तरीके से रिपोर्ट किया गया लोकली और इंटरनेशनली, यानी भारत में, चीन में और इंटरनेशनली रिपोर्ट किया गया, वहाँ पर किसी भी फ़ौजी के मारे जाने की, जानी या माली नुकसान की, किसी के ज़ख्मी होने की इतलात नहीं थी। लेकिन अभी जो है कुछ इतलात ऐसी आ रही हैं जिसमें जो तिब्बत की पार्लियामेंट इन एग्ज़ाइल है, उसकी एक मेंबर है, उन्होंने एजेंसी फ्रांस प्रेस AFP से बात करते हुए ये दावा किया है कि एक भारतीय फ़ौजी जिसका ओरिजिन जो है वो तिब्बत से था, तिब्बती नैयाद जो है भारतीय शहरी था, सेटलर थे, वो वहाँ से भर्ती हुआ था भारतीय फ़ौज में, और उसको जो है वो हलाक हुआ है इस कॉन्फ्लिक्ट में
हफ्ते और इतवार की दरमियानी रात। और साथ ही उन्होंने ये भी दावा किया कि एक और फौजी है भारत की स्पेशल सर्विसेज का, जो स्पेशल फ्रंटियर फोर्स है उसका एक और फौजी है जो कि ज़ख्मी हुआ है और इंतहाई मखदूश हालत है उसकी, और वो किसी हस्पताल में, जिसका उन्होंने मेंशन नहीं किया और ना ही इन दोनों लोगों के नाम मेंशन किए हैं। उनके हवाले से उन्होंने कहा है कि वो दोनों जो हैं, एक जो है वो हलाक हो गया और एक ज़ख्मी है। इससे बाकायदा एक जो हीटअप हुई है सिचुएशन भारत और चीन के दरमियान, इसका एक बाकायदा बैकग्राउंड मौजूद है, लेकिन जो बाकायदा पाकिस्तान के साथ और चीन के साथ भारत ने जिस किस्म के बयानात दिए, जिसमें एक बढ़ावा मौजूद है, जिसमें एक तैश दिलाने वाला एलिमेंट मौजूद है, और चीफ ऑफ डिफेंस भारत के जनरल बिपिन रावत, उन्होंने ये कहा था कि अगर चीन के साथ मुज़ाकरात नाकाम होते हैं तो मुज़ाकरात की नाकामी की सूरत में मिलिट्री ऑप्शंस मौजूद हैं। और उसके ऐन बाद कुछ ही रोज़ के बाद ये सारा वाक़या जो है वो दोबारा फ्लेयर अप होता हुआ हमें टुवर्ड्स द एंड ऑफ अगस्त नज़र आया। अभी जो इसमें रीसेंट डेवलपमेंट हुई है वो ये कि ये जो दायरा है इस चपकलिश का, वो बाकायदा अब वसी होता जा रहा है। और जो मामला सिर्फ हिमाचल प्रदेश के ऊपर लद्दाख के इलाके में था, लद्दाख का जो बॉर्डर है और उसमें भी जो ईस्टर्न लद्दाख है, मशरक़ी लद्दाख, वहाँ के जो कुछ सेक्टर्स हैं वहाँ पर ये मामला था, लेकिन अब ये मामला फैल रहा है। नेपाल को क्रॉस करते हैं, सिक्किम का एरिया है, सिक्किम के बाद भूटान है, भूटान के बाद भारत की और चीन की सरहद मिलती है और भारतीय रियासत है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश के हवाले से मैं आपको बताऊँ एक हिस्टोरिकल फैक्ट कि 1962 में बाकायदा जो जंग लड़ी गई थी चीन और भारत के दरमियान, उसमें एक बहुत बड़ा मार्का इस रियासत की सरहदों के ऊपर हुआ था, क्योंकि ये इलाका है जिसको चीन क्लेम करता है कि ये जनूबी तिब्बत है, ये तिब्बत का एरिया इलाका समझता है और यहाँ का जो सरहदी तनाज़ा है वो इंतहाई पेचीदा है और चीन इसके ऊपर क्लेम करता है कि ये हमारा इलाका है। उसका जो बॉर्डरिंग डिस्ट्रिक्ट है, जो बाकायदा भारत के साथ चीन के साथ बॉर्डर करता है, तिब्बत के इलाके से बॉर्डर करता है, उसका नाम है अंजौ। अंजौ डिस्ट्रिक्ट जो है उसके हवाले से अब ये इतलात आ रही हैं कि भारत ने वहाँ पर अपनी जो मिलिट्री प्रेजेंस है उसमें कई गुना इजाफा कर दिया है। और इसकी तस्दीक बाकायदा जो है कुछ भारतीय हुक्काम की तरफ से की गई है। जो वहाँ पर जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है उसने बात करते हुए, जो गैर मुल्की ख़बर रसां इदारा है रॉयटर्स, उससे बात करते हुए इसकी तस्दीक की कि भारत ने यहाँ पर वाकई अपने फ़ौजी जो हैं उनमें इजाफा किया। लेकिन जो मिलिट्री स्पोक्स पर्सन है भारत के, वो ये कह रहे हैं कि ये एक नॉर्मल रूटीन का काम है। वहाँ पर जो फ़ौजी दस्ते हैं उनको बेसिकली रोटेशन के ऊपर इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए वहाँ पर चेंज हो रहे हैं। लेकिन जो ऑन ग्राउंड सोर्सेज हैं वहाँ पर जो बात जिन्होंने की है मुख्तलिफ मीडिया आउटलेट्स के साथ, उन्होंने ये दावा किया है कि बाकायदा एक ऑन ग्राउंड बहुत हैवी मिलिट्री प्रेजेंस नज़र आ रही है। और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ भारत की साइड बल्कि चीन की साइड के ऊपर भी अरुणाचल प्रदेश की तरफ जो सरहद लगती है वहाँ पर इतलात ये हैं कि लाइट वेट टैंक्स जो है वो चीन लेकर आया है और चीन ने वहाँ पर अपनी मिलिट्री प्रेजेंस बड़ी हद तक बढ़ाई है। तो बाकायदा एक नज़र आता है कि जैसे को मुस्तकबिल करीब में कोई मामला भारत और चीन के दरमियान जो है वो को बहुत ज़्यादा ख़राब भी हो सकता है। और बाकायदा जो मैं एक वीडियो इसके हवाले से भी कर चुका हूँ कि ब्रह्मपुत्रा जो दरिया है, अगरचे निकलता वो कैलाश मानसरोवर के इलाके से है, लेकिन वो फिर पूरा हिमालयन रेंज को ट्रैवल करता हुआ नेपाल की बैक साइड जो बनती है तिब्बत में, वहाँ से ट्रैवल करता हुआ उसके बाद भूटान की सरहद के ऊपर से होता हुआ अरुणाचल प्रदेश से ही भारत में दाखिल होता है। इसके ऊपर डैम्स बनाए हैं चीन ने और बाकायदा क्योंकि ये बारिशों का मौसम है, ऐसा मौसम है जिसमें दरिया बफरे होते हैं, पानी बहुत ज़्यादा होता है, ग्लेशियर्स के ऊपर से पानी पिघल के आ रहा होता है। अगर चीन यहाँ पर बड़ी मिकदार में पानी छोड़ देता है जिसके हवाले से भारत को खदशात भी हैं, तो यहाँ का रोड इंफ्रास्ट्रक्चर भी तबाह हो सकता है। यहाँ पर जो कम्युनिकेशन है, जो ग्राउंड कम्युनिकेशन है, एक इलाके से दूसरे इलाके जाना वो मुमकिन नहीं हो पाएगा। तो कुछ एक्सपर्ट्स हैं वो ये समझ रहे हैं कि शायद अगर मुमकिन तौर पर अगर भारत की और चीन के दरमियान लद्दाख के एरिया में कोई प्रॉब्लम होता है और यहाँ से इनके दरमियान चीज़ें फ्लेयर अप होती हैं अरुणाचल प्रदेश वाली सरहद के ऊपर, अगर चीन पानी छोड़ देता है तो फिर वहाँ पर फ़ौजी भेजना मुश्किल हो जाएगा। इस वजह से भारत ने बाकायदा अपनी पोजीशंस कंसोलिडेट की हैं, एडिशनल ट्रूप्स डिप्लॉय की हैं और सूरत हाल जो है वो भारत और चीन के दरमियान इस वक्त इंतहाई मखदूश है।
अब बात कर लेते हैं मिडल ईस्ट के हवाले से। मिडल ईस्ट के हवाले से मैं इसके ऊपर मुसलसल वीडियोस करता आ रहा हूँ और मैंने एक वीडियो की थी मई के महीने में 24 मई को, और मैंने उसमें ये कहा था कि यूएई ने बाकायदा एक पहला अमली कदम उठा लिया इसराइल को तस्लीम करने के हवाले से, जब उन्होंने एक कार्गो प्लेन भेजा फ़लस्तीन की कोरोना वायरस की इमदाद के नाम पर, जिसको फ़लस्तीन ने रिजेक्ट कर दिया। तल अवीव में उस फ़्लाइट ने लैंड किया था। उसके बाद बाकायदा मुज़ाकरात जो हैं वो बाकायदा ये बातें सामने आ चुकी हैं कि पसे पर्दा मुज़ाकरात चल रहे थे। उस वक्त भी बहुत अरसे से मुज़ाकरात चल रहे थे और अमेरिका इसमें इंटरलोक्यूटर के तौर पर, एक ब्रोकर के तौर पर जो है वो शरीक था। अमेरिका ये डील करवा रहा था इसराइल और यूएई के दरमियान, और 13 अगस्त को इस डील का ऐलान किया गया। मंडे के रोज़ मैंने ये वीडियो की थी और मैंने उसमें तफसील बताई थी कि किस तरीके से पहली कमर्शियल परवाज़ तल अवीव से अबू धाबी पहुंची है। फिर उसकी मज़ीद तफसीलात भी बताई। सऊदी एयर स्पेस इस्तेमाल हुई थी और पहली मरतबा जो है वो अगरचे 2 एक्सेप्शंस हमें माजी में भी मिलती हैं, लेकिन इसराइल से तल अवीव से किसी तैयारे को सऊदी अरब की फ़िज़ाई हदूद इस्तेमाल करके यूएई में लैंड करने की इजाज़त दी गई। ये इनको बाकायदा डिप्लोमेटिक लैंग्वेज में जो है वो या फिर इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में बेबी स्टेप्स कहा जाता है कि एक छोटे छोटे स्टेप्स, छोटे छोटे इक़दामात लिए जाते हैं जिससे फ़िज़ा बनाई जाती है, राय आमा को, पब्लिक ओपिनियन को हमवार किया जाता है ताकि कोई बड़ा डिसीजन लिया जा सके। बहुत सारे लोग हैं वो उनको ये लगता है कि जैसे अब सिर्फ ऐलान होना बाकी है। तकरीबन तमाम जो अरब रियासतें हैं, अरब मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, वो ये तकरीबन फ़ैसला कर चुके हैं कि इसराइल को वो तस्लीम करेंगे। बारिश का पहला कतरा इस मामले में मुत्तहिदा अरब अमारात बना और उसके बाद इसको फॉलो करेंगे दीगर ममालिक भी। अगरचे अभी तक किसी मुल्क ने इसका ऐलान नहीं किया है, लेकिन कुछ स्टेप्स हमें बाकायदा जो है वो नज़र आए हैं। सूडान का दौरा किया अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने, अमरीकी वज़ीर ख़ारजा बहरीन गए, अमरीकी वज़ीर ख़ारजा उसके बाद यूएई आए और जो ओमान है उसके हवाले से भी बड़ी इतलात हैं। लेकिन अब जो सऊदी सिविल एविएशन अथॉरिटी है, जो जनरल सिविल एविएशन अथॉरिटी है उनकी, उन्होंने एक ऐलान किया और ऐलान उन्होंने अपने तौर पर ये कहा है कि हम ये ऐलान कर रहे हैं क्योंकि हमसे रिक्वेस्ट की है यूएई की सिविल एविएशन अथॉरिटी ने। मुत्तहिदा अरब अमारात की अथॉरिटी की दरख्वास्त पर अब बाकायदा सऊदी अरब ने नाम नहीं लिया इसराइल का। स्टेटमेंट जो है वो बड़े एक बारीक वारदात जिसे कहते हैं डिप्लोमेटिकली उन्होंने डाली और उन्होंने पहले भी जो है वो ज़ाहिर है यूएई जाने वाली परवाज़ों और यूएई से जाने वाली परवाज़ों के लिए सऊदी एयर स्पेस तो खुली हुई थी। ऐलान उन्होंने कहा कि ये किया है कि सऊदी फ़िज़ाई हदूद के इस्तेमाल की इजाज़त होगी। कोई भी फ़्लाइट अगर यूएई आ रही है या यूएई से जा रही है। इसराइल का नाम नहीं लिया, लेकिन एक क्लियर मेंशन था। इसका मतलब यही था कि जिस तरीके से सोमवार के रोज़ एक फ़्लाइट जो है उसने कमर्शियल परवाज़ ने सऊदी फ़िज़ाई हदूद को इस्तेमाल किया, तो मुस्तकबिल में अब ये इजाज़त सऊदी अरब की तरफ से दे दी गई है इसराइल का नाम लिए बगैर। इसके हवाले से जो सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारजा हैं फ़रहान बिन फैसल, उन्होंने कहा है कि इस डिसीजन का कतन ये मतलब नहीं है कि सऊदी अरब की जो पोजीशन है इसराइल के हवाले से और फ़लस्तीन के हवाले से, इसराइल नहीं फ़लस्तीन के हवाले से उसमें कोई तब्दीली नहीं आई, ना उसमें कोई तब्दीली आएगी। लेकिन ये मामला अभी सामने आया ही था कि इसराइल के वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू वो अपने ट्विटर पे गए और उन्होंने एक वीडियो मैसेज, एक वीडियो बयान पोस्ट किया जिसमें बाकायदा उनके बैकग्राउंड में नक्शा नज़र आ रहा है मिडल ईस्ट का, इसराइल का, सऊदी अरब का, यूएई का, और जो बिल्कुल जो ईस्टर्न साइड ऑफ द वर्ल्ड है उसका नक्शा जो है वो सामने, उसके सामने खड़े हुए हैं, वो बात कर रहे हैं। उसका तर्जुमा मौजूद है, आप ट्विटर पे जाके वो देख सकते हैं। साथ ही उन्होंने एक सीरीज़ ऑफ ट्वीट किया और उन्होंने बाकायदा इसमें बताया कि हमारी तो खुशी की इंतहा नहीं है कि हमें मशरिक़ तक जो है रसाई अब मिल रही है, और उन्होंने ये दावा किया कि ये तो सिर्फ़ आगाज़ है, आगे आगे देखिए होता है क्या। उन्होंने कहा कि इसके बाद तो बड़ी ग्रेट न्यूज़ जो हैं वो आने वाली हैं। अभी तो छोटी छोटी आपको ख़बरें सुना रहे हैं जो इंटरनेशनल एरिना से इसराइलियों के लिए मिल रही है। उन्होंने ये कहा कि इससे इसराइली मईशत को बहुत फ़ायदा होगा इस सऊदी डिसीजन से। इस सऊदी डिसीजन से जो वक्त है इसराइलियों का जो परवाज़ करते हैं, जो मुख्तलिफ़ ममालिक में जाते हैं, वो बड़ी हद तक बचेगा। उनके जो कॉस्ट है ऑफ ट्रैवलिंग वो बचेगी और उनकी जो एयरलाइंस हैं उनकी जो कमर्शियल वायबिलिटी है
कि कमर्शली वो परवाज़ कर सकें वो इंश्योर होगी। और उन्होंने वेलकम किया सऊदी अरब के डिसीजन को, और उन्होंने शुक्रिया अदा किया यूएई के क्राउन प्रिंस को, और साथ ही जो डोनाल्ड ट्रंप के दामाद हैं कुशनर, उनका शुक्रिया अदा किया कि उन्होंने ये सब कुछ करवाया। और बाकायदा आप जाके देखिए कि उस बयान में नेतन्याहू कह रहे हैं कि मैंने साल हा साल मेहनत की है और आज हमें ये दिन देखना को मिल रहा है कि सऊदी अरब जैसा मुल्क जो कि बड़े कट्टर नज़रियात रखता था इसराइल के हवाले से, उसने जो है वो हमें सऊदी एयर स्पेस की, फ़िज़ाई हदूद की इस्तेमाल की इजाज़त दे दी है। बहुत सारे जो इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स हैं, बैनुल-अक़वामी अमूर को देखते हैं, वो अब ये समझ रहे हैं कि बाकायदा अरब वर्ल्ड में इस किस्म के स्टेप्स लिए जा रहे हैं जो कि जिनका मंतकी अंजाम इसराइल को तस्लीम करने पर होगा। मैंने कहा ये डेवलपमेंट्स मैं आपके साथ शेयर कर लूँ। अगली वीडियो में आपके साथ मुलाकात होगी। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।